अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो दोस्तों। किस पार्टी को वोट देना चाहिए? तहरीक-ए-इंसाफ, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी या कोई और? किस लीडर को आपको वोट देना चाहिए? इमरान खान, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो या कोई और? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर मैंने आपने कई बार लोगों को आपस में बहस करते हुए देखा होगा। तो ऐसे में आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि आपके वोट का सही हकदार कौन है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पाकिस्तान में दरअसल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। इसका मतलब है कि आप अपने एमएनए को वोट देते हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली को वोट देते हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से, आपके हलके से जो एमएनए इलेक्शन लड़ता है, आप उसको वोट देते हैं और फिर इलेक्शन जीतने के बाद मुल्क भर के एमएनएज मिलकर वज़ीर आज़म को मुंतखब करते हैं। अब पाकिस्तान में होता दरअसल ये है, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये पहले ही अनाउंस कर देती हैं कि इलेक्शन जीतने की सूरत में कौन वज़ीर आज़म बनेगा। लेकिन अमेरिका जैसे मुल्कों में ऐसा नहीं होता। यहाँ दरअसल अवाम डायरेक्टली प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करती हैं और इसे कहते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। हिस्टोरिकली देखा गया है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ज़्यादा स्टेबल रहती है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के मुकाबले में, क्योंकि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में एक खतरा रहता है कि एक इंसान के पास बहुत ज़्यादा पावर ना आ जाए और वो कंट्री डिक्टेटरशिप की तरफ ना चली जाए। फॉर एग्जांपल किर्गिस्तान में 2 बार ऐसा हुआ है कि उनका इलेक्टेड प्रेसिडेंट डिक्टेटर बन गया। उसके बाद रेवोल्यूशन होने के बाद उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि हमारे मुल्क में भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पर, लेकिन बात मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि आप दरअसल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएनए को वोट देते हैं और फिर ये सारे मिलकर वज़ीर आज़म को मुंतखब करते हैं। मैं मानता हूँ वोट देने से पहले आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 पर है हाउ टू चूज़ द राइट एमएनए। नंबर 2 पर है गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कैसी रही है पिछले सालों में हिस्टोरिकली। नंबर 3 पर है प्राइम मिनिस्टर या लीडर का फेस, ये क्यों मैटर करता है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। नंबर 4 पर है पार्टी। अब एक एक करके इन चारों पॉइंट्स को देखते हैं और डिटेल में देखते हैं कि कैसे डिसाइड किया जाए। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन कौन से एमपीएज हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस हैं, उनके एसेट्स कितने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। मोस्टली लोग अपने एरिया के एमपीए को जानते होंगे, आपने इर्द गिर्द से भी सुन रखा होगा। पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि आपको कम्प्लीटली लोगों की बातों पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू खुद बनाने चाहिए अपने कैंडिडेट के ऊपर। और ये आप कैसे कर सकते हो? आप यहाँ पर गूगल का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको सिंपली गूगल पर टाइप करना है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ सिंध। अगर आपका सूबा पंजाब है या आप किसी और सूबे से हो, आप यहाँ पर अपना सूबा टाइप करेंगे। जैसे मेरा पंजाब है तो मैं यहाँ पर पंजाब टाइप करूँगा। अब ये टाइप करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। सिंपली फर्स्ट स्लाइड पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, बाय डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। जैसे मेरा खानेवाला है, इस पर क्लिक करते ही इस एरिया के सारे कैंडिडेट आपके सामने आ जाएंगे। अब आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सईद हुसैन जहानिया पर जाएंगे, यहाँ आपको इनकी कंप्लीट बायोग्राफी, जिसमें इनका करियर, पर्सनल इंटरेस्ट, इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, हर चीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कैंडिडेट का नाम गूगल पर सर्च करके देखिए, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स मिलेंगे आपको, किन किन कंट्रोवर्सीज में वो रह चुके हैं, उनकी क्या क्या स्टेटमेंट्स दी गई हैं, क्या क्या ओपिनियंस रहे हैं उनके, क्या क्या प्रोमिसेस किए हैं उन्होंने और कितने प्रोमिसेस एक्चुअल में फुलफिल किए हैं। क्योंकि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है तो सबसे बेहतर तरीका है ग्राउंड रियलिटी जाकर देखिए। वहाँ पर सड़कें कैसी बनी हैं, हॉस्पिटल्स कैसे हैं, वहाँ पे स्कूल कैसे काम कर रहे हैं, पार्क्स कैसे बने हुए हैं। वोट देते वक्त इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखिए और फिर अपना ओपिनियन बनाएं। और जहाँ तक इन एमएनएस की परफॉर्मेंस को जज करने की बात है, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, आप समझ आएंगे। एक बंदे ने अगर एमपीए का इलेक्शन लड़ना है तो उसको 10 से 15 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। जो एमएनए का इलेक्शन है वो 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ की है। जो 25 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ लगा के आता है तो वो 40 करोड़ नहीं वापस तो करता, वो 150, 200, 250, 300 करोड़ की एक्सपेक्टेशन होती है उसकी। भाई ये 10,000 लगाया, ये मेरा निकले। आप 40 करोड़ को इंडस्ट्री लगाते हो, 50 लाख रुपए महीना तो नहीं तो करते ना, आप करोड़ों रुपया महीना कमाते हो और ओवर दी ईयर्स वो कमाते हो, वो तो उस काम में लग जाता है। वेयर एज वो तो इलेक्ट हुआ है नेशनल असेंबली में पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व होने के लिए। आप इनका रिकॉर्ड उठा के देखो अपने एमएनए। 70% ऐसे हैं जो असेंबली में बोले ही नहीं, 60% ऐसे हैं जो असेंबली में मेरा ख्याल है उनकी हाजिरी 20% है। अलाउंसेज उन्होंने पूरे लिए हैं, कमरे सबने लिए हुए पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर, और वो कमरे आप देखो आप परेशान हो जाओ। दे आर फार फार बेटर देन द स्वीट्स ऑफ रॉयल कॉन्टिनेंटल एंड दीस 5-star facilities, और दे आर एंजॉयिंग, दे हैविंग अ बॉल ऑफ अ टाइम एट द कॉस्ट ऑफ द स्टेट, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा मजे की बात
बाद फिर लड़के कुचल भी उसी को रहे हैं, मसल भी उसी को रहे हैं, तबाह भी उसी को कर रहे हैं, बर्बाद भी उसी को कर रहे हैं। असल में बात क्या है दोस्तों, हर एमएनए को हैवी अमाउंट दी जाती है, 50 करोड़ रुपए दिए जाते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए, और ये सारा पैसा सही से यूज नहीं किया जाता। आपको वीडियो दिखाने का मकसद भी यही था, और अब तक हमारी किसी भी गवर्नमेंट ने ये स्टेप भी नहीं लिए जिससे ये पता चल सके कि किस एमएनए ने कितना फंड निकाला है और कहाँ कहाँ यूज किया है। इंडिया के एग्जाम्पल लेकर मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा। इंडिया में एमपी लैंड फंड और एमएलए लैंड फंड की वेबसाइट्स हैं, जहाँ पर आप देख सकते हो कि किस एमपी ने या किस एमएलए ने कितना फंड निकाला है और कहाँ कहाँ यूज़ किया है। अगर ऐसा फ्रेमवर्क पाकिस्तान में भी हो जाए तो इससे बेहतर तरीका जज करने के लिए कोई हो ही नहीं सकता कि कौन सा एमएनए हमारे लिए अच्छा है और कौन सा एमएनए अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहा। आप यकीन नहीं करोगे कि रिसेंट ईयर्स में हमारा बहुत सारा फंड अनयूटिलाइज पड़ा है, यानी हमारे एमएनएज ने इन पैसों का इस्तेमाल ही नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 322 बिलियन रुपए रखे गए थे, जिसमें से सिर्फ 141 बिलियन रुपए इस्तेमाल किए गए, मतलब 181 अरब रुपए इस्तेमाल ही नहीं किए गए। और ऐसा अब आप हर महकमे में देखोगे। जैसे हेल्थ प्रोजेक्ट के लिए 521 करोड़ रुपए रिलीज किए गए थे, जिसमें से 293 करोड़ रुपए इस्तेमाल किए गए। और इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट में ही कराची के एरिया अंचोली में हॉस्पिटल की तमीर के लिए 33 मिलियन रुपए की फंड जारी की गई थी, लेकिन उधर कोई भी काम नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कराची में ही है, दूसरे सिटीज़ में भी आप ये होता देखोगे। जैसे कि राजिकाबाद में एक मेडिकल कम्प्लेक्स के लिए 142 करोड़ रुपए रखे गए थे, ये भी इस्तेमाल नहीं किए गए। इसी तरह एजुकेशन सेक्टर में 746 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिसमें से सिर्फ 460 करोड़ रुपए ही इस्तेमाल हुए, बाकी सारा फंड अनयूटिलाइज पड़ा है। एग्रीकल्चर, ह्यूमन राइट्स, आबपाशी, सकाफत, हर जगह आपको यही चीज़ें मिलेंगी। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको वोट पार्टी को या उसके लीडर को देखकर नहीं देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो फंड करती है, पर क्या हमारे एमएनएज उसको सही से यूटिलाइज करते हैं? डिटेल आपके सामने है। अब एक गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को किन क्राइटेरिया और किन पैरामीटर से जज किया जा सकता है, इस चीज़ के लिए हमें इनकी परफॉर्मेंस देखनी होगी 5 अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें इकोनॉमी, सोशल, ह्यूमन कैपिटल, गवर्नेंस और इन्वायरमेंट। ये वो 5 सेक्टर हैं जिन्हें हम देखकर एक पूरी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। आपने परेशान नहीं होना, इस वीडियो के बाद मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज की 5 परफॉर्मेंस को देखेंगे कि इन्होंने इन 5 सेक्टर्स में क्या क्या काम किए हैं। जैसे पहला सेक्टर इकोनॉमी को अगर हम देखें, इसके अंदर हम देख सकते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट, जॉब्स, इन्फ्लेशन, महंगाई, बिजनेसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज और इलेक्ट्रिफिकेशन। दूसरा सेक्टर सोशल, जिसमें यूनिटी, जेंडर इक्वालिटी, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, क्राइम्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लाइक मीडिया एंड जर्नलिस्ट। फिर थर्ड सेक्टर ह्यूमन कैपिटल, जिसमें एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनइक्वालिटी ऑफ मनी, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, बजट और साइंस। फोर्थ सेक्टर गवर्नेंस, इसके अंदर हम देखेंगे करप्शन, हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग हैं, नेशनल सिक्योरिटी, रिलेशन विद अदर कंट्रीज और लॉज। और इन्वायरमेंट में इसमें हम पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, डिफॉरेस्टेशन और इकोलॉजी प्रोटेक्शन की बात करेंगे। ये सेक्टर्स देखकर आप समझ सकते हैं कि अगर हमें गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को जज करना है तो हम इन 5 सेक्टर्स को देखकर जज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है प्राइम मिनिस्टर या पार्टी चेयरमैन, और चौथा पॉइंट है पॉलिटिकल पार्टी। इन दोनों चीज़ों को देखकर ही आप अब तक वोट देते आ रहे हो, हालांकि इनकी प्रायोरिटी कम है। मैं ये नहीं कहूँगा इन पर उतना ध्यान देना चाहिए जितना बाकी दोनों पर देना चाहिए, लेकिन इनको पूरी तरह से निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि अक्सर ऐसा होता है, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ चाहती है और उस पार्टी का जो एमएनए है वो कुछ और चाहता है, तो उस एमएनए को अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बात माननी पड़ती है और अपने ओपिनियंस को बदलना पड़ता है। जनरली आपको एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाहिए जिसमें कम क्रिमिनल केसेस वाले कैंडिडेट हों, ज़्यादा एजुकेटेड लोग हों और ऐसे लोग पार्टी में ज़्यादा हों जो कि ग्राउंड इश्यूज़ पर बात करते हों, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, सड़कें हो गई, पीने का पानी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया यहाँ पर, एज़ कम्पेयर टू इमोशंस। लेकिन अगर एक आइडियल केस में देखा जाए, अगर हर इंसान हमारे कंट्री का एक अच्छे एमएनए के लिए वोट करेगा इलेक्शन में बिना पार्टी को देखे, तो पार्टी में अच्छे कैंडिडेट की तादाद ज़्यादा होगी एज कंपैरिजन बुरे कैंडिडेट के मुकाबले में। मैं बहुत ब्रॉड सेंस में अच्छा बुरा कह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर आप पार्टी को देकर वोट दोगे तो हाल फिर से वही होगा। गवर्नमेंट फंड तो देगी, पर कैंडिडेट अगर आपने सही सिलेक्ट नहीं किया तो वो उसको यूटिलाइज ही नहीं करेगा। यही रीज़न है जिसके पीछे मैं आपको कहता हूँ कि आपको पार्टी को कम प्रेफरेंस देनी चाहिए और लोकल कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि अगर अच्छे कैंडिडेट ज़्यादा होंगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, तो पार्टी का जो ओवरऑल डिसीजन होगा किसी भी इशू पर वो हमेशा अच्छी साइड ही जाएगा।
और बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपके कैंडिडेट अक्सर अपनी पार्टी बदलते रहते हैं जैसे ही हवा का रुख बदलता है। अपॉर्चुनिस्टिक लोग अपनी पार्टी बदलते रहते हैं जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर ज़्यादा चांसेस है जीतने के, क्योंकि उन्हें ये चीज़ अच्छे से समझ आ चुकी है कि लोग यहाँ पर पार्टी देखकर ही वोट देते हैं। तो अगर आप लोकल कैंडिडेट पर ज़्यादा फोकस करोगे पार्टी के कंपैरिजन में, तो ये चीज़ होना भी बंद हो जाएगी। किस चीज़ पर आपको वोट नहीं देना चाहिए, इस सवाल का जवाब बहुत ही आसान है दोस्तों, लेकिन क्लियर कट अल्फाज में मैं आपको फिर से दोहराना चाहूँगा। इमोशंस के नाम पर वोट मत दें, बहकावे में मत आएँ और झूठे वादे और जुमलों के नाम पर वोट मत दीजिए। और जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर लॉजिकली और रैशनली सोचकर अपना वोट दीजिए, क्योंकि आपका वोट ही आपके हालात बदलेगा और मुल्क में तब्दीली लाएगा। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अब तक सोचते हैं कि हमारे मुल्क में वोट करने के सिर्फ 3 ही ऑप्शन मौजूद हैं। और अगर आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं।